गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस आ रही मेरी? बताओ एक बार, आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या? वॉइस का एक बार बोल दो आप। ओके ठीक है भैया, ठीक है। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, राइट? उसमें हमने पढ़ा था टाइप। ब्लू कॉपर प्रोटीन में पहले हमने पढ़ा था कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, फिर उनको हमने डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में। एक ब्लू टाइप है जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, राइट। सेकंड था हमारा मल्टीपल टाइप्स। मल्टीपल टाइप्स का मतलब है उसमें जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है उसमें एक से ज्यादा तरह के सेंटर हैं। तो जो मल्टीपल टाइप्स का एग्जांपल था उसका मतलब ये था कि उसमें एक से ज्यादा तरह के कॉपर सेंटर हैं। मतलब हो सकता है कि कॉपर 1 भी हो, कॉपर 2 भी हो, कॉपर 3 भी हो, या हो सकता है कि कॉपर 1 हो, कॉपर 2 हो, कॉपर 3 ना हो। उनको मल्टीपल टाइप बोलते हैं। अदर्स में वो आते हैं जिनका थोड़ा डिफरेंट हिसाब किताब है। जैसे हमने पढ़ा था कॉपर थायोनीन्स, जो बेसिकली हमने बताया था कॉपर थायोनीन्स किसका काम करा था? नाइट्रोजन फिक्सेस, सॉरी, वो स्टोरेज का काम करा था, राइट। वहां पर सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन थी, तो कॉपर के स्टोरेज का काम करा था। और हमने इसमें पढ़ा था एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज ना, अदर टाइप्स में। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। अदर टाइप्स में पढ़ा था नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेज, जिसका काम क्या था? N2O को N2 में कन्वर्ट करना, जो कि ये किसके अंदर होता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में। फिर हमने पढ़ा था प्लास्टोसानिन, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा था, राइट। उसमें हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। फिर हमने देखा था नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, राइट। और हमने ये भी समझा था कल की क्लास में कि जो यहाँ ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? वो होती है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, राइट। और हमने ये भी देखा था जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज फॉर्म हो या रिड्यूस फॉर्म हो, या रिड्यूस फॉर्म हो, दोनों की दोनों फॉर्म में जो ज्योमेट्री थी वो नियरली क्या थी? सेम। नियरली सेम। सेम होने की वजह से ही यहां पर जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था क्या था? वो फास्ट था। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं हो रहा था सिस्टम में। ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, रिड्यूस फॉर्म हो, दोनों केस में ज्योमेट्री में बहुत माइनर चेंज था। और हमने बताया था कि कॉपर 2 प्लस मेनली किसको फेवर करता है? स्क्वायर प्लेनर को। कॉपर प्लस 1 किसको फेवर करता है? टेट्राहेड्रल को। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने ऐसी ज्योमेट्री अडॉप्ट की है जो कॉपर प्लस 1 और कॉपर 2 प्लस के बीच की है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कॉपर 2 प्लस अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा। उसको कॉपर प्लस 1 अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दोनों ज्योमेट्री को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब एक दूसरे में जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा? इजीली हो जाएगा। तो सिस्टम में जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी, जिसकी वजह से रेट जो होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, इतनी बात कल हमने की थी, है ना। यहाँ जो ये स्टेट है ना, देखो, ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में जो आयरन, ये जो इसकी ज्योमेट्री है, ध्यान सुनो। ऑक्सीडाइज फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में जो इसकी ज्योमेट्री है, जो इसका अरेंजमेंट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं इंटैटिक स्टेट, राइट। क्या बोलते हैं उसको? इंटैटिक स्टेट। इंटैटिक स्टेट का मतलब सिंपल ये है, और ऐसा बोलते हैं लोग कि बोलते क्या है, हमें खुद दिख रहा है। इसी की वजह से जो है, ड्यू टू दिस स्टेट, इंटैटिक स्टेट, ड्यू टू दिस स्टेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट। आप घबराओ नहीं, मैं सब समझा रहा हूँ आराम से, ठीक है। कल हमने इन सब के बारे में बात किया था। इसको मैं कल इसके बारे में मैंने बोला था, एक बच्चे ने पूछा था, तो वही इसी स्टेट को क्या बोलते हैं? इंटैटिक। ठीक है, अब समझते हैं। पहले यहां से थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एक कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे। देखो इधर, एक प्रिंसिपल आप पढ़े हो, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, राइट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। आप रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल के बारे में सुने हो आप? ये सिंपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब मैं लिखता हूं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ड्यूरिंग
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, या ऐसे बोल सकते हो कि जो मेटल लिगेंड डिस्टेंस होती है वो क्या रहनी चाहिए, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। मतलब सिंपल इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो जो है बहुत फास्ट होता है कंपैरिजन टू एटम के वाइब्रेशन के। मतलब अगर न्यूक्लियाई मूव करेगा तो ये ऐसे बोल सकते हो कि न्यूक्लियाई के मूवमेंट के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्या होता है, बहुत फास्ट। या ऐसे बोल सकते हो इसको कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो मेटल लिगेंड डिस्टेंस है या जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, राइट, मैं यहाँ मेटल लिगेंड लिख रहा हूँ क्योंकि मेटल की बात मैंने किया है, तो यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो नियरली कांस्टेंट रहती है। ये रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमारा रिएक्टेंट है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये हमारा रिएक्टेंट है, बीच में यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आई, राइट, और यहाँ सिस्टम हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यहाँ क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। रिएक्टेंट ने इलेक्ट्रॉन लिया या इलेक्ट्रॉन दिया, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन लिया इलेक्ट्रॉन दे, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। किसके थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों में बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सिमिलर। ये तो मतलब हुआ भाई, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पे मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब जो रिएक्टेंट हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट आती है, बीच में प्रोडक्ट, उनमें जो है बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। यस, ये तो मतलब हुआ, मतलब उस टाइम पे बॉन्ड लेंथ अनचेंज रहनी चाहिए। समझ रहे हो? अरे भैया, अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के खुद से बताओ, न्यूक्लियस ज्यादा हैवी होता है कि इलेक्ट्रॉन? अरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन न्यूक्लियर मोमेंट से फास्ट होता है। ये तो बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है जॉब्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये तो पढ़े होगे ना आप। खैर देखो, इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो जो मेटल और लिगेंड के बीच की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना इनडायरेक्टली, कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात मैं कर रहा हूं, जब आपके पास एक रिएक्टेंट है, आपके पास प्रोडक्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ यहाँ और यहाँ जो बीच में स्टेट आती है ट्रांजिशन स्टेट, उन सब में जो है बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। यही तो मतलब हुआ इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइम पर बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। इसका मतलब, ध्यान सुनो मेरे बात, इसका मतलब देयर इज सिमेट्री रिक्वायरमेंट, मतलब ये जरूरी है या कंडीशन एक क्रिएट हुई कि इसमें इसमें और इसमें बॉन्ड लेंथ क्या रहनी चाहिए, अनचेंज्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है हमारा क्या होगा, फेवरेबल। लेकिन मान लो अगर बॉन्ड लेंथ जो है चेंज हो जाए, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फेवरेबल होगा? तब फेवरेबल नहीं होगा, राइट। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक चीज, अगर मान लो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट नॉर्मली यहां से यहां जाने पर ज्यादा बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा है, यहां से यहां जाने पर ज्यादा बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा है, तो अगर हमारा सिस्टम इस ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर ले, ट्रांजिशन स्टेट वाली को, तो इसको इधर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर जाएगा तब भी ज्यादा चेंज नहीं करना है, इधर जाएगा तब भी ज्यादा चेंज नहीं करना है। जैसे हमने कल बताया था कि मान लो हमारा कॉपर 2+ है, ये किसको फेवर करता है, स्क्वायर प्लेनर को। प्रोडक्ट मान लेते हैं हमारा कॉपर 1 है, वो किसको फेवर करता है, टेट्राहेड्रल को। तो जो हमारा सिस्टम है वो इन दोनों के बीच की ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर ले। कौन सी ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अरे क्योंकि ये यहां से यहां जाने में पहले इस स्टेट में तो आएगा ना, जब आपका स्क्वायर प्लेनर जो है टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा तो ऐसे तो चेंज होगा ना, पहले 90 से एंगल आपका 109 की तरफ बढ़ेगा तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी ना, उसके बाद 109 आएगा ना, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है प्लास्टोसाइनिन में सिस्टम इसी ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेता है। किसको, इसके और इसके बीच की ज्योमेट्री को, जिसका जो स्ट्रक्चर है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी छोड़, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांजिशन स्टेट के सिमिलर है। और अगर ऐसे किसी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट के सिमिलर होता है कंपैरिजन टू रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट दैट इज कन्वेंशनल स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं कि ये कौन सी स्टेट में है? इनटैटिक स्टेट में है। तो प्लास्टोसाइनिन में यही होता है कि जो आपकी ज्योमेट्री अडॉप्ट है प्लास्टोसाइनिन में कॉपर के अराउंड, वो ना तो स्क्वायर प्लेनर है ना तो टेट्राहेड्रल है, वो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बीच की ज्योमेट्री है। और वो किससे मैच खा रही है? वो ट्रांजिशन स्टेट से मैच खा रही है, जिससे उसको इधर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। जब दोनों तरफ प्रॉब्लम नहीं है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा? फास्ट होगा। समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पे फास्ट होता है। तो इंटैटिक का मतलब वो स्टेट जो जिसकी जो स्ट्रक्चर है या जो स्टेट हमारी वो ट्रांजिशन स्टेट के क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। मतलब जैसे ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल होता है, उस तरह से हो जाए। ये ना तो रिएक्टेंट से मैच कर रहा है और ना तो प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। इसलिए इसको +1 में जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, +2 में जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए रिड्यूस होगा तब भी दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडाइज होगा तब भी दिक्कत नहीं है। दोनों केस में इसको क्या लगेगा? लो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा? फास्ट होगा। मैं आपको उसको ग्राफ से दिखाता हूं। देखो मान लो मैं बोलूं कि ये हमारे पास, इधर सुनो, एक सिस्टम यहां से यहां जा रहा है ऐसे, ठीक है? ये रिएक्टेंट मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारी है ट्रांजिशन स्टेट। यहां मैं लिख देता हूं, ये यहां से यहां ये है डेल्टा जी डैगर, इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी मान सकते हो आप, नियर अबाउट इसको, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां लिखता हूं मैं डेल्टा जी, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा आपको इंटैटिक मतलब क्या होता है। देखो एक चीज तो यहां से क्लियर है ना कि अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो उसको यहां तक आना पड़ेगा कि नहीं? भाई रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको यहां तक आना पड़ेगा कि नहीं? यस या नो? अरे कोई भी रिएक्टेंट एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा ना, उस स्टेट के पास पहुंचेगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। या इधर से अगर मैं इसको बोलूं कि इसको इसमें अगर कन्वर्ट होना है तो यहां से यहां तक तो आना पड़ेगा ना इसको। यस या नो? अरे कोई एक रिएक्टेंट होगा, वो किसी की स्टेट में जाएगा, जब वहां एनर्जी बैरियर तक पहुंचेगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और या दूसरी, या अगर आप रिवर्स रिएक्शन लेते हो, इसको यहां से यहां ले जाते हो, यहां तक पहुंचेगा तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा, राइट? तो और यहां से यहां जाने में जो एनर्जी लग रही है, ये वाली लग रही है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको बोल रहे हैं ग्रिस फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। या एक तरह से क्या है, ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का ही तो पार्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का तो ही पार्ट है ना? ठीक। अब अगर मान लो हमारा मॉलिक्यूल, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ना तो इससे, जो मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ना तो इससे मैच करे ना तो इससे, जो मॉलिक्यूल हमारा है उसकी एनर्जी यहाँ पे कहीं हो जाए ऐसे, मतलब जो हमारी स्टेट है उसकी एनर्जी यहाँ पे कहीं ऐसी हो जाए, तो उसको इधर भी आने में प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी आने में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि यहां से क्रॉस करेगा, जैसे इधर पहुंच जाएगा, यहां से क्रॉस करेगा इधर पहुंच जाएगा वो। अगर मैं यहां ना लेके मैं ले लूं किसकी एनर्जी यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, तो ये यहां से इधर भी तो आ सकता है और इधर भी तो जल्दी जा सकता है, क्योंकि लगभग ट्रांजिशन स्टेट के आसपास ही तो एनर्जी है इसकी। अगर मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को यहां मानूं तो यहां से इसको इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट? लेकिन मैं हमारा मॉलिक्यूल मानता हूं कि हमारे मॉलिक्यूल की एनर्जी ये है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो आप खुद से सोचो कि इसको इधर आने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसको इधर जाने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो यहां जो एनर्जी होती है ना, इस स्टेट को, इस स्टेट को ही बोलते हैं हम लोग, जो एनर्जी हमने यहाँ पे लिखा था यहां, इसी स्टेट को हम लोग इंटैटिक स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटैटिक स्टेट। और यही है किसमें? यही है प्लास्टोसाइनिन में। वहां पर यही है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल है, उसकी जो एनर्जी है वो ट्रांजिशन स्टेट के आसपास है। उसकी ज्योमेट्री कैसी है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ना तो आपके +1 के अकॉर्डिंग है ना तो +2 के अकॉर्डिंग है,
इसीलिए रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है, फास्ट है। ठीक है, चलो अब ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, किसी भी सिस्टम में ध्यान रखो, किसी भी सिस्टम में अगर हमारा एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, राइट, इधर से इधर जाने में अगर हमें ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लग रही है, ज्यादा हमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ रही है, तो सिस्टम क्या करेगा, बीच का रास्ता अपना लेता है। वो रास्ता नो डाउट हाई एनर्जी का होगा, राइट, लेकिन उससे आप लेफ्ट में भी जा सकते हो, रिएक्टेंट में भी जा सकते हो आसानी से, प्रोडक्ट में भी जा सकते हो आसानी से, या +1 में भी जा सकते हो, अगर कॉपर की बात करें +2 में भी जा सकते हो। तो जिस स्टेट में मॉलिक्यूल है ना, उसको बोलते हैं एंटाइटिक स्टेट। बस यही बात कल मैंने बताया था, बस नाम उसका मैं बता रहा हूं, ठीक है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि उसको खुद को ज्यादा मॉडिफाइड नहीं करना है। तो ध्यान रखना, इंटैटिक स्टेट जो है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटैटिक स्टेट क्या है, स्टेट जो कि किसके सिमिलर है, स्टेट सिमिलर टू ट्रांजिशन स्टेट, जिससे उसको प्रोडक्ट की तरफ जाने में भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर मान लो प्रोडक्ट को मैं +1 मानता हूं तो +1 जाने में भी प्रॉब्लम ना हो, और रिएक्टेंट को अगर मैं +2 मानता हूं तो +2 जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट rather than similar to transition state than that of stable conventional molecule, stable conventional molecule, समझ गए, बस यही। तो वो जो ज्योमेट्री है ना डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, वो एक तरह से क्या है, इंटैटिक स्टेट को ही बता रहा। ठीक है, ऐसा नहीं यहीं पे कहीं पे वो पॉसिबल है वो। ठीक है, और याद रखना जो प्लास्टोसाइनिन में रिड्यूस फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, वो हाई एनर्जी स्टेट है कंपैरिजन टू कॉपर 2 की नॉर्मल स्टेट के, या कॉपर 1 की नॉर्मल स्टेट से। ठीक, बट वो स्टेबलाइज कौन कर रहा है उसको, जो प्रोटीन चारों तरफ है उसके। ठीक है, चलो अब एक दो चीजें और समझते हैं। देखो इधर जो हमारे पास लिगेंड यहाँ पर है, कौन से लिगेंड हमारे पास, दो यहाँ पर क्या है, ध्यान सुनो मेरी बात। अब जो हमारे पास लिगेंड है यहाँ पर कौन है, हमारे पास लिगेंड यहाँ पर है, दो इमिडाजोल है, एक सल्फर है किसका, थायोलेट जो सिस्टीन का पार्ट है, और एक हमारे पास है एस किसका, मिथियोनिन का। तो देख लेते हैं क्या उसका भी कुछ रोल है, या उसका रोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, रोल ऑफ लिगेंड्स इन प्लास्टोसाइनिन, रोल ऑफ लिगेंड इन प्लास्टोसाइनिन। देखो जो इमिडाजोल है, ध्यान से देखो मेरी बात, जो इमिडाजोल है, इमिडाजोल कितनी यूनिट है इमिडाजोल की, इमिडाजोल 2 यूनिट है, और मिथियोनिन का जो सल्फर है वो क्या है, 1 यूनिट है, मतलब एक है हमारे पास। ये दोनों के दोनों है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, राइट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। और हमारे पास एक है सिस्टीन का थायोलेट जो कि 1 यूनिट है, तो 4 हो गए ना। ये क्या है, एनाइनिक लिगेंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये ही क्यों, ये लोग क्यों हैं, समझो इसको ध्यान से। देखो जो ज्योमेट्री है वो +2 और +1 के बीच की ज्योमेट्री है, क्योंकि +1 फेवर करता है टेट्राहेड्रल को, +2 फेवर करता है मेनली स्क्वायर प्लेनर को। लेकिन जो प्लास्टोसाइनिन की ज्योमेट्री है वो +2 और +1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे लिगेंड चाहिए जो +2 को भी फेवर करे और +1 को भी फेवर करे, तभी तो ज्योमेट्री बीच की आएगी। खुद से ध्यान से आप दिमाग लगाओ, सोचो अगर हमारे पास +2 है तो +2 को फेवर करने वाले लिगेंड चाहिए, अगर हमारे पास +1 है तो +1 को फेवर करने वाले लिगेंड चाहिए। +2 मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज करता है, एनायनिक लिगेंड, राइट, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। लो ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज करता है, न्यूट्रल लिगेंड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री जो है ना तो एग्जैक्टली +2 वाली ज्योमेट्री है यहाँ पे, ना तो +1 वाली है, ना तो स्क्वायर प्लेनर है कंप्लीटली ये, ना तो ये कंप्लीटली टेट्राहेड्रल है। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बीच की ज्योमेट्री है। तो खुद से सोचो कि इसको स्टेबलाइज करने के लिए कैसे लिगेंड चाहिए, इसको दोनों तरह के लिगेंड चाहिए। ऐसे लिगेंड भी चाहिए जो +2 के साथ रहें, ऐसे लिगेंड भी चाहिए जो +1 के साथ रहें, तभी तो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। यस या नो, बोलो, तभी स्टेबल होगा ना।
भाई अगर दोनों के टाइप के लिगेंड हो गए तभी तो स्टेबल होगा ये। अब यहाँ पे देखो ये जो न्यूट्रल लिगेंड है ये किसको फेवर करेगा? कॉपर 1 को, राइट? किसको फेवर करेगा? ये फेवर करेगा कॉपर 1। और जो नाइनिक किसको फेवर करेगा? कॉपर 2। ये चार्ज्ड है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेगा, ये लोग न्यूट्रल हैं तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेंगे। न्यूट्रल है ना, फेवर करेगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट को। और इमिडाजोल तो पाइक्सेप्टर भी है तो लो को फेवर ही करेगा। तो ये दोनों बैलेंस बना के रखते हैं जिससे जो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्या रहे वो स्टेबल। इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई लिगेंड की? यहां लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहां मैं लिखता हूं आगे, लिगेंड्स प्रेजेंट्स इन प्लास्टोसाइनिन also stabilizes the distorted tetrahedral geometry as they maintain balance between copper 1 एंड कॉपर 2 ज्योमेट्री। दोनों को फेवर करने वाले लिगेंड हैं। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यहां पर यही लिगेंड क्यों लिए गए हैं। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो ना तो आप पहले बोलो ये जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ये कि प्लास्टोसाइनिन में ये लिगेंड क्यों है? क्योंकि प्लास्टोसाइनिन की ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों है? जिससे रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट हो। अब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जो है ना तो +1 वाली टेट्राहेड्रल है ना तो +2 वाली क्या है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, दोनों के बीच की ज्योमेट्री है। तो ऐसा लिगेंड सेलेक्ट करोगे ना जो +2 को भी फेवर करे +1 को भी फेवर करे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो +1 को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो +2 को फेवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नेचर ऑफ लिगेंड क्यों है समझ गए होंगे। चलो अब एक चीज देखते हैं और चीज समझो। जो कॉपर 2+1 है इसमें क्या होता है +1 में कन्वर्ट होगा, राइट? तो रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए अगर हमको लिया है हमने तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तो हम समझ लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कैसे आता है। ध्यान से देखो इधर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है या रिड्यूसिंग बिहेवियर है फॉर प्लास्टोसाइनिन। देखो कंपेयर करते हैं नॉर्मल कॉपर से। देखो तो नॉर्मल कॉपर 2+ जो होता है एक्वस मीडियम वाला, ठीक है, प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन, जब इसको आप इधर से इधर ले जाते हो तो यहां पर E0 की वैल्यू आती है 0.153 वोल्ट। ठीक, मतलब नॉर्मल कॉपर 2+ को जब आप इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट करते हो +1 में तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है 0.153 वोल्ट। ठीक, लेकिन यही कॉपर 2+ जब प्लास्टोसाइनिन में होता है, अब ध्यान से समझो, जब प्लास्टोसाइनिन में होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी वैल्यू कॉपर +1 की, इसकी नॉट वैल्यू आती है नियर अबाउट 0.36 वोल्ट, या अगर मिली वोल्ट में कंपैरिजन करोगे तो इसको 15 मिली वोल्ट लिख सकते हो आप, राइट? सॉरी 150 मिली वोल्ट, इसको लिख सकते हो 360 मिली वोल्ट। यहां से आपको देखो निकालो, ये नॉर्मल कॉपर है, ये प्लास्टोसाइनिन का कॉपर है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो प्लास्टोसाइनिन में कॉपर 2+ है उसकी +1 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। जो नॉर्मल कॉपर 2+ है, मतलब जो एक्वस मीडियम में कॉपर 2+ है, उसकी +1 में जाने की टेंडेंसी कम है क्योंकि यहाँ E0 क्या है लेस पॉजिटिव, यहाँ E0 क्या है मोर पॉजिटिव, राइट? अब इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर उतना ज्यादा होता है। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्लास्टोसाइनिन में कॉपर 2+ है ये मोर ऑक्सीडाइजिंग है कंपेयर टू उस कॉपर के, मोर ऑक्सीडाइजिंग है कंपेयर टू उस कॉपर के जो कॉपर 2+ किसमें है एक्वस मीडियम में, ये लेस ऑक्सीडाइजिंग है।
इसका मतलब प्लास्टोसाइनिन बेसिकली किस तरह काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। समझ में आया? बोलो ये बात क्यों ये ज्यादा है, मैं आपको समझाता हूं अभी, उसके लिए चिंता मत करो। पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने बोला ये वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, बस इतना ध्यान रखो कि इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा आएगा। क्यों आएगा मैं समझा दूंगा अभी, लेकिन यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो कॉपर 2 प्लस प्लास्टोसाइनिन में है वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है कंपेरिजन टू किस कॉपर के, जो कॉपर 2 प्लस नॉर्मल कॉपर है या एक्वस मीडियम में कॉपर है, उसके कंपेरिजन में प्लास्टोसाइनिन का कॉपर ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। ठीक, ज्यादा क्यों आ रही है, इसकी दो वजह है, दोनों वजह को मैं आपको समझाता हूं। ये बात समझ में आ रही है इतनी? एक ही लड़का बोलता है, बाकी लोग पता नहीं क्या। ये बात इतनी समझ में आ रही है आपको? आपको नहीं, ठीक है, क्यों ज्यादा होगा मैं आपको समझाता हूं, उसके लिए चिंता मत करो आप, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्लास्टोसाइनिन में जो कॉपर 2 प्लस होता है, ये टीएफआर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आपको, पूछा था कि जो ई नॉट की वैल्यू है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, कॉपर 2 प्लस का प्लस 1 में जाने पर ज्यादा पॉजिटिव कहां होती है, नॉर्मल कॉपर में या प्लास्टोसाइनिन में? तो कहां ज्यादा पॉजिटिव होती है, प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, क्यों ऐसा है वो समझते हैं। देखो हाई, देखो लिखता हूं मैं, हाई ई नॉट वैल्यू या मोर पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, मोर ई नॉट वैल्यू फॉर, मोर ई नॉट वैल्यू फॉर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन एज कंपेयर टू Cu2 plus aqueous is due to following reasons, due to following reasons। पहला देखो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा आपको ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। बट लेकिन देखो आप लोग अगर यस नो कुछ बोलते हो तो मुझे पता चलता है कि आप सीख पा रहे हो। देखो क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं इसमें आपको, मैंने सोचा था कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये देखो इस लिगेंड से इतना चेंज आता है, मैं आपको रीजन बताता कि देखो ये लिगेंड है इससे इतनी वैल्यू चेंज होती है, ये लिगेंड है लेकिन इससे इतनी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, आप उतना डेप्थ में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप सुपरफिशियली चाहते हो, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, लेकिन हाँ फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू ज्यादा क्यों, लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा बताना चाह रहा था कि मैं आपको और ज्यादा बता देता कि देखो ये इससे करने पर इतना चेंज आता है, इससे करने पर इतना चेंज आता है। ठीक है, नो डाउट कि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। आपसे उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा वो, लेकिन फिर भी आपको ये तक तो एग्जाम में आता ही है कि प्लास्टोसाइनिन में ज्यादा होगा कि कम होगा, ये टिफर में आ चुका पहले क्वेश्चन ये। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो इधर समझो, देखो कॉपर 2 प्लस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से सुनना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +1 लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां लिगेंड देखो क्या है, लिगेंड हमारे पास है हमारे पास क्या है, 2 इमिडाजोल, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2 इमिडाजोल, राइट, 1 मिथियोनीन, ये है न्यूट्रल, ध्यान सुनना, ये न्यूट्रल है ना। और उसके बाद हमारे पास है एक सिस्टीन का थायोलेट, ये किसको फेवर करेगा, ये फेवर करेगा +2 को। देखो ये नेगेटिवली चार्ज है ना, तो किसको फेवर करेगा, फेवर +2। ये लोग न्यूट्रल है, किसको फेवर करेंगे लोग, +1 को। तो खुद से सोचो आप कि जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे यहां से यहां, तो जो लिगेंड इसमें लगा हुआ, ध्यान से देखो, इसमें 2 लिगेंड इमिडाजोल है, एक लिगेंड मिथियोनीन है, ये दोनों के दोनों जो है फेवर करते हैं किसको, ये दोनों के दोनों किसको फेवर करते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को, दैट इज +1, राइट। लेकिन जो सिस्टीन है किसको फेवर करता है, +2। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो +1 को फेवर करने वाले लोग कितने हैं, 3, +2 को फेवर करने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ 1। तो अब बताओ
ज्यादा फेवर कौन होगा, +2 या +1? लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब इधर से इधर जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो वो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ई नॉट 0.360 या 360 वोल्ट, या इसी को हम लोग लिखते हैं 360 मिली वोल्ट। लेकिन अगर एक्वस मीडियम लेते हैं, ध्यान सुनो, एक्वस मीडियम देखो, ये हमारा किसमें है, ये है प्लास्टो साइनिन में, समझ में आया? क्योंकि यहाँ +1 को फेवर करने वाले लोग या लो ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करने वाले लोगों का नंबर क्या है, ज्यादा है, इसलिए +1 की तरफ जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करने वाले लोगों का नंबर कम है, इसलिए इधर जाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। एक्वस मीडियम में देखो, अगर Cu2+ को मैं एक्वस मीडियम में लेता हूं, तो एक्वस मीडियम में, चलो आगे पेज पे समझा देता हूं। नेक्स्ट में देखो, इधर देखो, एक्वस मीडियम में देखो, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में Cu2+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, रेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूं। ध्यान सुनो, यहां पे क्या लगा है, वाटर लगा है ना, वाटर। वाटर कैसा लिगेंड होता है, डोनर, हार्ड होता है ना, मतलब निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रल भी तो हार्ड ही है, निगेटिवली चार्ज नहीं है। देखो ये हार्ड सिस्टम है, किसको फेवर करेगा, ये मोर फेवर, जो निगेटिवली, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम होता है वो किसको फेवर करता है, वो फेवर करेगा +2 को, मोर फेवर +2। तो अगर आप दोनों में कंपेयर करो, देखो यहां जो लिगेंड है वो +1 को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, तो +2 से +1 में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। यहां जो लिगेंड है वो ऐसे नहीं है, वो +2 को फेवर कर रहे हैं, तो +2 से +1 में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस। इसका मतलब यहां पर जो E0 वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस आएगी। क्या आती है, 0.153 वोल्ट, या सिंपल 150 मिली वोल्ट या 153 मिली वोल्ट, जो भी चाहो लिख दो आप, ठीक है। 3 लिखा हूं, 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। समझ गए पहला रीजन कि क्यों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लास्टोसाइनिन में हमारे नॉर्मल Cu2+ या एक्वस मीडियम के Cu2+ से ज्यादा आती है, ठीक है, राइट। दूसरा रीजन सुनो, तो एक फैक्टर हमारा हो गया क्या, जो लिगेंड हमारे पास है वो, उनका रोल है। दूसरा रीजन सुनो क्या होता है, दूसरा देखो, ये जो हमारे पास प्लास्टोसाइनिन है, इसमें जो N लगा है इमिडाजोल का, N लगा है, यहां पर सिस्टीन लगा है, यहां पर मिथियोनिन लगा है, राइट। इनके चारों तरफ प्रोटीन भी तो होती है, ऐसे, है ना। और प्रोटीन का जो इन्वायरमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, नॉन पोलर इन्वायरमेंट, नॉन पोलर इन्वायरमेंट, या इसको बोल सकता हूं मैं हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट, यस या नो। ठीक है भाई, ये लोग प्रोटीन से भी तो जुड़े हैं, जिस किसी कैविटी के अंदर होगा ना ये, तो हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट होगा ना। अब बताओ नॉन पोलर इन्वायरमेंट किसको फेवर करेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर पोलर होता तो हाई को फेवर करता, नॉन पोलर किसको फेवर करेगा, नॉन पोलर का मतलब लेस पोलर बोल सकते हो आप। तो अगर हाईली पोलर है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाता है, अगर लेस पोलर है तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ फेवर करता है। किसको फेवर करता है ये, लो ऑक्सीडेशन स्टेट को, फेवर्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी वजह से क्या होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है, हाई E0 Cu2+ Cu+। समझ गए। तो इन दो रीजन की वजह से जो है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आती है, ज्यादा आती है, किसमें, प्लास्टोसाइनिन में, एज कंपेयर टू Cu2+ एक्वस। अभी आ रहे हैं, रुकिए, मैं अभी अभी आपको बता दूंगा, ठीक है जी। वो अभी वो आ रहे हैं, अभी हैं यहीं पे, तो मिस्टर अभी आ रहे हैं, मैं अभी पूछ के बता देता हूँ आपसे, ठीक है। क्लास के एंड तक आ जाएंगे वो, ठीक, अभी बाहर गए हैं, पूछ लूंगा भैया, ठीक है। आप, मैं, मेरा ये नंबर मैंने आपको दिया था एक बार, आप उस पर टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगा।
या मैं कमेंट में कर दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, आपको मैं कमेंट में कर दूंगा, ठीक, कमेंट में बता दूंगा आपको। ये बात समझ में आई इतनी? बोलो। तो रेट फास्ट क्यों है वो बता दिया, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा क्यों है वो बता दिया, लिगेंड ये क्यों सिलेक्ट किए गए हैं वो बता दिया आपको प्लास्टोसाइनिन में, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्यों है ये भी बता दिया आपको, ठीक। अब एक और लास्ट चीज इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें ईपीआर स्पेक्ट्रम इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेते हैं ईपीआर स्पेक्ट्रम ऑफ प्लास्टोसाइनिन। देखो कल हमने पढ़ा था कि प्लास्टोसाइनिन में जो स्प्लिटिंग होता है ऐसे होता है, टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तुमने लिखा था कॉपर 2 जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वही पैरामैग्नेटिक होता है और वही एसआर एक्टिव होता है, जो रिड्यूस स्टेट है वो तो होता नहीं है, तो D9 में इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। और आपने एक चीज पढ़ा होगा एनाइसोट्रॉपी, पढ़े हो आप कॉन्सेप्ट ऑफ एनाइसोट्रॉपी? एनाइसोट्रॉपी पढ़े हो कि नहीं? इसमें आपने पढ़ा होगा एक चीज जी पैरेलल जी परपेंडिकुलर, जी पैरेलल जी परपेंडिकुलर पढ़ा है कि नहीं है ईएसआर में? चलो खैर जाने दो, अगर नहीं जानते हो तो फिर भी मैं यहां से बता देता हूं। देखो ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे प्लेन में, जी की तरफ हम पैरेलल लेते हैं, जो जेड एक्सिस है उसकी तरफ पैरेलल वैल्यू लेते हैं और जो एक्स वाई प्लेन उसकी तरफ परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, ये किसके लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए, ठीक। अब देखो इसमें जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं कंपेयर करूं जी पैरेलल जी परपेंडिकुलर का, तो ये सब भूल जाओ आप, यहां देखो बस। वैसे तो कॉन्सेप्ट इसका इतना आसान नहीं है, बट सिंपली यहां से आप समझ सकते हो, ठीक है, इसमें बहुत कहानी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट सिंपली यहां देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है बताओ, जेड एक्सिस में या एक्स वाई प्लेन में, कहां ज्यादा है? इसको भूल जाओ, यहां देखो जरा दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? जेड के अलोंग ज्यादा है या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलोंग ज्यादा है? इसको देख के बताओ, ये कल मैंने बताया था ना कि स्प्लिटिंग ऐसे होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अलोंग ज्यादा है, डीजेड स्क्वायर के, राइट। ये तो जेड क्या होता है, ये पैरेलल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर वाला है, तो जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना उसकी जी की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा, राइट। तो किसकी जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, पैरेलल वाले की ज्यादा आएगी परपेंडिकुलर से, तो जो इसमें जी पैरेलल होता है वो जी परपेंडिकुलर से क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जी की वैल्यू होगी क्या होगी, वो कम होगी। इतनी बात समझ में आई? कैसे पता चला, कुछ नहीं करना, बस देख लो, जहां अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती तो परपेंडिकुलर ज्यादा हो जाता, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए पैरेलल ज्यादा हो गया, ठीक है, राइट। तो आपका एक जी पैरेलल आएगा, जी परपेंडिकुलर आएगा, जिसमें जी पैरेलल की वैल्यू जी परपेंडिकुलर से क्या होगी, ज्यादा, क्यों, क्योंकि जेड के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। इतनी बात समझ में आई? यस। अब अगर इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे ना तो ऐसे देखो, इधर लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, या बी लिख दूं मैं, बी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो आपका जी पैरेलल एक आएगा, जी परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो इधर, तो जो राइट वाली वैल्यू होती है ना इधर की साइड में, ये हमारी है जी परपेंडिकुलर, और यहां जो इधर ये पूरा पोर्शन है ये क्या है, जी पैरेलल। लेकिन ध्यान से देखो जी पैरेलल वाला स्प्लिट हो गया है कितनी पीक में, 1 2 3 4, 4 में स्प्लिट हुआ है, क्यों स्प्लिट हुआ है, ध्यान से देखो, कॉपर 2+ जो होता है इसकी आई वैल्यू कितनी होती है, 3/2, और आप जानते हो अगर आई वैल्यू 3/2 है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, नंबर ऑफ लाइंस कैसे पता करते हो आप, ये नंबर ऑफ लाइंस
2ni+1 ऐसे पता करते हो ना। तो 2 इंटू एन का मतलब मेटल का नंबर कितना है 1, आई वैल्यू कितनी है 3/2 +1 कितना आ जाएगा 4। तो ये जो यहाँ पे 4 लाइंस आ रही है किस वजह से आ रही है, ड्यू टू न्यूक्लियाई ऑफ कॉपर। तो कॉपर की न्यूक्लियाई की वजह से जो जी पैरेलल वाली पीक होती है वो 4 में टूट जाती है। परपेंडिकुलर में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा इंटरेक्शन पैरेलल वाले से है। तो जी पैरेलल वाले जो है ये क्या है, एक्चुअली जी पैरेलल है जो 4 में टूट गया 1 2 3 4। इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो आप न्यूक्लियर ये तो जानते हो ना कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास में कोई ऐसा न्यूक्लियर है जिसकी आई की वैल्यू 0 नहीं है, 1/2 है 1 है कुछ भी है, तो क्या करता है वो सिंगल एब्जॉर्प्शन पीक को ब्रेक कर देता है। ये तो पढ़े हो ना। इसने वही किया है, आई वैल्यू कितनी है 3/2, तो क्या करेगा उस एक जी पैरेलल वाली पीक को इसने स्प्लिट कर दिया किसमें 4 लाइंस में। अब इन लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको मेजर करते हैं ए से। यहाँ जो यहाँ डिफरेंस है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसको बोलते हैं हम लोग ए पैरेलल। और ए पैरेलल की वैल्यू लगभग आती है इसमें 0.005 सेंटीमीटर इनवर्स। लो वैल्यू है ये काफी। और जो ए पैरेलल है वो किसको बताता है, वो बताता है न्यूक्लियर हाइपर फाइन इंटरेक्शन को, कितना ज्यादा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन है। किसको बताता है ये बताता है न्यूक्लियर हाइपर फाइन इंटरेक्शन को, ठीक है। पहले बताओ इसको जाने दो, अभी छोड़ो, पहले देखो ये तो पता चला कि जी पैरेलल जी परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद जी पैरेलल की वैल्यू परपेंडिकुलर से ज्यादा आएगी क्योंकि डीजेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है dx स्क्वायर y स्क्वायर के। फिर ये भी आपको पता चला होगा कि ये जो लाइंस है वो 4 में टूट गई बिकॉज ऑफ आई हमारा कॉपर का 3/2 है, इस वजह से 4 लाइंस आ गई। तो जी पैरेलल 4 लाइंस में ब्रेक हो गया। पहले बताओ इतनी बात समझ में आती है। क्लियर इतनी बात। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं प्लास्टोसाइनिन में जो कॉपर है उसकी बात कर रहा हूं। प्लास्टोसाइनिन में जो कॉपर है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक, आगे देखते हैं। इसको फिर से इधर ड्रॉ कर देता हूं, देखो इधर। मैं फिर से कह रहा हूं जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए क्लास है ये, ठीक है। तो देखो 4 लाइंस ऐसे हैं 1 2 3 4 और ये हमारा जी परपेंडिकुलर है 1 2 3 4 लाइंस, ये जी पैरेलल और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ए पैरेलल। तो ए पैरेलल हमारा है 0.005 सेंटीमीटर। इधर हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसमें है, जो कॉपर प्लास्टोसाइनिन में हो, कॉपर 2+ इन प्लास्टोसाइनिन। अगर मैं, और यहां ज्योमेट्री क्या है ध्यान सुनो, यहां ज्योमेट्री क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर मैं टाइप 2 प्रोटीन लेता हूं, आपको याद है टाइप 2, कल मैंने बोला था टाइप 2 का मैंने एग्जांपल लिखा था सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो सुपर ऑक्साइड में नॉर्मल स्टेट में जो कॉपर 2+ होता है वो नियरली होता है स्क्वायर प्लेनर। समझ गए। मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहां पे देखोगे तो यहां भी सेम ऐसे ही आता है, जी पैरेलल जो है परपेंडिकुलर से ज्यादा होगा, ऐसे यहां पे देखो जी पैरेलल परपेंडिकुलर यहां भी आता है और ये ऐसे स्प्लिट होता है, देखो लाइंस 4 ऐसे। तो ये जी पैरेलल हो गया, ये हो गया जी परपेंडिकुलर इसका, किसका टाइप 2 का। मतलब जब कॉपर 2 किसमें होता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, तब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। बस जरा ध्यान से देखो यहां पर जो ए के बीच में गैप है वो क्या है, ज्यादा है। तो ए जो है यहां पर वैल्यू आपको नहीं ध्यान रखनी। अगर मान लो इसको प्लास्टोसाइनिन लिख देता हूं P,
तो ये जो गैप है ए जो है ये ज्यादा किससे है, ए प्लास्टोसाइनिन से ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि जो आपका ए का गैप है, ध्यान सुनो, राइट, ये केमिस्ट्री है जी, ठीक है। क्या मतलब भाई, हद है। देखो, तो अगर आप, अब ध्यान सुनो, मैं समझाता हूं ऐसा आ क्यों रहा है, ठीक है, ये समझना है हमें। तो प्लास्टोसाइनिन में जो ए पैरेलल गैप है, जो जी पैरेलल हमारी स्प्लिट हुई है, उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, कम। लेकिन अगर, और यहाँ पर कॉपर 2 कैसे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। टाइप 2 जो हमारी प्रोटीन होती है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज उसका एक एग्जांपल है, उसमें कॉपर 2 प्लस स्क्वायर प्लेनर में होता है। उसके केस में देखा जाता है कि जो ए पैरेलल गैप आता है वो क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन से ज्यादा। मतलब सिंपल ये हमें देखना है कि जो जी पैरेलल स्प्लिट हुआ है, प्लास्टोसाइनिन में जो लाइंस आती है 4, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, कम, और जो स्क्वायर प्लेनर में है उसमें डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। या कॉपर 2 प्लस में क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। अब देखो जो ये लो वैल्यू आती है ना, ध्यान सुनो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता है, ध्यान सुनो, मान लो आप नहीं जानते हो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, तो लो वैल्यू जनरली सजेस्ट करती है डीलोकलाइजेशन को। जितनी ज्यादा लो वैल्यू आएगी इसका मतलब सिस्टम में उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, राइट। तो अगर मान लो आपसे बोला जाए कि इसमें और इसमें ज्यादा डीलोकलाइजेशन कहाँ है, तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन कहाँ होगा, प्लास्टोसाइनिन में। समझो कैसे, डीलोकलाइजेशन होने से न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कम कैसे हुआ, भाई सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज होगा, मतलब कभी इस न्यूक्लियस, कभी कॉपर के, ध्यान सुनो मेरी बात, कॉपर पे इलेक्ट्रॉन आया आपका, अब वो इलेक्ट्रॉन कॉपर पे ही सिर्फ नहीं है, वो जो भी सराउंडिंग्स उसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइज। तो अगर डीलोकलाइज होगा तो क्या वो कॉपर के न्यूक्लियस से उतना बेहतर इंटरेक्शन करेगा। बेटा ये नेट की क्लास चल रही है, ठीक है, नेट और गेट वालों के लिए है, राइट, जो एमएससी कर लेते हैं उनके बाद, ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए नहीं है, ध्यान से सुनो। अब एक चीज समझो पहले, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास कॉपर का न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन इस पे जितना समय रहेगा कॉपर न्यूक्लियस पे, ध्यान सुनो, कॉपर के न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा ए की वैल्यूज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, राइट। अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो है डिलोकलाइज ना हो, मतलब ये सिस्टम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज्ड ना हो, ये क्या हो जाए, डिलोकलाइज। अगर ये इस लिगेंड पे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो कॉपर न्यूक्लियर के पास ये लेस टाइम स्पेंड करेगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम से जो डीलोकलाइजेशन है, ध्यान सुनो, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो कॉपर 2 प्लस के साथ उसका इंटरेक्शन है क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब अगर लोकलाइज्ड हुआ तो इंटरेक्शन ज्यादा, तो ए की वैल्यू ज्यादा दिखेगी। अगर डीलोकलाइज्ड हुआ इसका मतलब जो वैल्यू है क्या है, वो कम है। तो अगर यहाँ वैल्यू कम है, यहाँ वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन क्या है, कम है। ये तो मतलब हुआ, यस या नो। भाई इलेक्ट्रॉन अगर कॉपर के पास ही बैठा रहेगा तो कॉपर के न्यूक्लियस से बेहतर इंटरेक्शन करेगा। अगर वो कॉपर के न्यूक्लियस के साथ नहीं बैठा हुआ है, कहीं टहल भी रहा है, कहीं डिलोकलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, कम। तो इंटरेक्शन अगर कम होगा तो ये आपकी पैरेलल की वैल्यू जो ये डिस्टेंस आती है, डिफरेंस यहां से यहां, ये क्या आ जाएगी, कम आएगी। यहां आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ लो वैल्यू है ना, इसी से पता चला कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कौन से फॉर्म में, कॉपर 2 प्लस में, राइट, ठीक है। किसमें रिपल्सन, रिपल्सन किसमें पूछ रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, अरे वो छोड़ो, वो तो होगा ही यार, वो इतना डोमिनेटिंग थोड़ी है। न्यूक्लियस है भी पार्टिकल है, न्यूक्लियस बड़ा होता है ना, सारा मास एक जगह पे है, तो आप न्यूक्लियस की बात करो, इलेक्ट्रॉन कहाँ, भाई न्यूक्लियस तो हैवी चीज है, तो मेन वो तो बड़ा साइज हो गया, तो उसकी बात करते हैं ना हम। अब देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, मान लो हमें नहीं पता प्लास्टोसाइनिन की वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो यहां से हमें ये इतना पता चल गया कि ये जो ग्राफ है ये सजेस्ट करता है कि यहाँ ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा और यहाँ जो है कम डीलोकलाइजेशन होगा। ज्यादा डीलोकलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो आप। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, समझने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, मैं अगर कह दूं कि हमारे पास एक कॉपर 2 प्लस है, ध्यान सुनना, और हमारे पास एक दूसरा कॉपर 2 प्लस है, राइट,
यहां का इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहा है और यहां का इलेक्ट्रॉन जो है लेस डीलोकलाइज हो रहा है। अगर ये लेस डीलोकलाइज होगा तो ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? कॉपर 2+ की ही प्रॉपर्टी शो करेगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉपर पे ही बैठा है, अगर इलेक्ट्रॉन कॉपर पे ही बैठा है, इसका मतलब मान लो कॉपर 2 है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कॉपर 2 वो कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब जो कॉपर 2+ की बॉन्ड लेंथ में चेंज है वो आपको कुछ दिखेगा क्या? आप सिंपल सी बात जान लो, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉन अगर घूमने चला गया, डीलोकलाइज होने चला गया, तो बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज होगा भाई। किसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप इधर उधर घुमा दोगे तो बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा, अगर नहीं घुमाओगे तो नहीं चेंज आएगा, राइट? तो यहां क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेस लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज नहीं है, तो ये जो कॉपर 2+ है ये बेसिकली किस ज्योमेट्री को फेवर करेगा? जो कॉपर 2+ की नॉर्मल ज्योमेट्री होती है, कौन सी? स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ रहा है, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि उसके पास जो ज्योमेट्री है कॉपर 2+ की, उसी ज्योमेट्री को फेवर करता है। और कॉपर 2+ की कौन सी ज्योमेट्री होती है? स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर कॉपर 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइज हो रहा है, तो अगर डीलोकलाइज होगा तो क्या ये सिर्फ कॉपर 2+ की ज्योमेट्री को फेवर करेगा? नहीं, उससे लोअर ज्योमेट्री फेवर करेगा। लोअर ज्योमेट्री देन कॉपर। ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो कॉपर से किधर की तरफ जा रहा है? टेट्राहेड्रल। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। या ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बीच की होगी। इतना आइडिया लगा सकते हो कि नहीं आप? अगर नहीं डीलोकलाइज्ड है तो वही ज्योमेट्री, अगर डीलोकलाइज हो गया तो क्या उसके पास वही ज्योमेट्री होगी? नहीं, वो ज्योमेट्री नहीं होगी, उसके पास कोई दूसरी ज्योमेट्री होगी, है ना? बोलो। यस। तो यहां से ये जो लो वैल्यू आई थी ना ए पैरेलल की, उससे पता किया गया कि जो कॉपर 2+ प्रेजेंट है किसमें, जो कॉपर 2+ प्रेजेंट है प्लास्टोसाइनिन में, वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है। वो स्क्वायर प्लेनर से लो ज्योमेट्री है। वो कौन सी ज्योमेट्री है? वो स्क्वायर प्लेनर से, मतलब उसको बोला गया कि एग्जैक्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं है, उसके बियॉन्ड कुछ है। वो ज्योमेट्री है जो स्क्वायर प्लेनर एग्जैक्टली ना हो, उससे थोड़ा कम हो जाए, मतलब ये बोल सकते हो कि डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, राइट? डीलोकलाइज ज्यादा होने का मतलब वो ज्योमेट्री नहीं है। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में दो ही ज्योमेट्री तो कॉमनली लिखते हो आप, टेट्राहेड्रल लिखते हो और क्या लिखते हो? स्क्वायर प्लेनर। यही लिखते हो ना भाई। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर है, दो ही ज्योमेट्री तो है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर तो है नहीं, तो स्क्वायर प्लेनर से लो की तरफ चले जाओ, राइट? तो आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें ये उसके और उसके बीच के, मतलब ये डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल दो, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर बोल दो, राइट? ये ज्योमेट्री यहां पे आती है। तो ईपीआर से क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो अरेंजमेंट है वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। यहाँ जो है वो नियरली क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। समझ गए? ठीक। क्लियर है बात? तो ए पैरेलल वैल्यू न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को बता रहा है। प्लास्टोसाइनिन में जो है वो कम वैल्यू है पैरेलल की, वो सजेस्ट करता है डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब वो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, उससे लो ज्योमेट्री है। ठीक है? और वही तो ऑब्जर्व होता है सिस्टम में। ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्री है जो स्क्वायर प्लेनर टाइप की है, और हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्री है जो प्लास्टोसाइनिन वाली है, तो ए पैरेलल कहां ज्यादा होगा? प्लास्टोसाइनिन में ज्यादा होगा, या जो स्क्वायर प्लेनर वाला होगा वहां ज्यादा होगा? कहां ज्यादा होगा? बोलो। अगर मैं कहूं आपसे कि एक हमारे पास
सिस्टम है जो स्क्वायर प्लेनर को फेवर कर रहा है, और एक हमारे पास प्लास्टोसाइनिन है, मतलब कॉपर 2+, तो कहां ज्यादा होगा? स्क्वायर प्लेनर में। क्लियर है ये? क्योंकि प्लास्टोसाइनिन में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए वैल्यू कम है। डिलोकलाइजेशन होगा तो डिलोकलाइजेशन ही सजेस्ट करता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। या आपको ज्योमेट्री पहले पता तब भी कर सकते हो, डिस्टॉर्टेड है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर के बीच की ज्योमेट्री है, इसका मतलब ये कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉन पक्का डिलोकलाइज होता होगा। अगर नहीं डिलोकलाइज होता तो +2 में कौन सी स्टेट रहती है? स्क्वायर प्लेनर, जबकि +2 में भी क्या है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। +1 में भी क्या है? इसकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। ठीक है, बाकी देखो जी पैरेलल परपेंडिकुलर में यहां देख लेना, बस इधर इस वाले में कर लेना आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बात हो गई प्लास्टोसाइनिन के बारे में। अब एक चीज और बचती है इसमें, एजुरिन देख लेते हैं उसके बारे में भी जल्दी से। एजुरिन ये भी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन है। ठीक है, फंक्शन लिख लेते हैं इसका। फंक्शन क्या है? ये भी ब्लू कॉपर प्रोटीन है। ठीक, फंक्शन क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मेनली बैक्टीरिया में होता है एजुरिन। ठीक, ये भी क्या है? ब्लू कॉपर प्रोटीन का एग्जांपल है, ब्लू कॉपर प्रोटीन। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एजुरिन सिमिलर होता है नियरली किसके? प्लास्टोसाइनिन की तरह। देखो कॉपर यहां पे है, यहां पे क्या था? सिस्टीन, थायोलेट का सिस्टीन, यहां पर हिस्टिडीन, यहां पर हिस्टिडीन, यहां पर क्या था? यहां पर हमारे पास था एस मिथियोनिन। ये था ना किसमें? प्लास्टोसाइनिन में। इसमें एक चीज और जोड़ दो, यहां पर जोड़ दो ओ, जो ग्लू का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसके साथ ना थोड़ा इसको एग्जैक्टली सीधा मत बनाना, क्योंकि डिस्टॉर्टेड होता है ये। डिस्टॉर्टेड वैसे पता भी चल रहा होगा क्योंकि अलग अलग है ना ये, तो ऐसे कर देना OGLU, ये ग्लूटामीन का पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 5। ज्योमेट्री आपको क्या दिख रही है? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, ऐसा बोला जाता है ना कि ये जो सिस्टम है ये काफी दूर होता है। ध्यान सुनो मेरी बात, ये मैंने दिखाया जरूर है यहाँ पे, लेकिन ये काफी दूर प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि इसके और इसके बीच में कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब है डिस्टॉर्टेड टीबीपी दिख रहा है, बट ये नियरली जो बिहेव करता है ना, बिहेव एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल की तरह ही काम करता है। फिर से मेरी बात ध्यान सुनो, ये लगा यहाँ पे जरूर है, लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग कि ये जो ऑक्सीजन है इसका मेटल के साथ कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो ना, जब हीमोग्लोबिन पढ़ते हो डीऑक्सी फॉर्म, तो उसमें बोलते हो ना कि वो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन आपको पता है एक चीज याद होती है कि जो ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है वाटर भी लगा होता है डीऑक्सी फॉर्म में, लेकिन आप उसको कंसीडर नहीं करते हो। आप बोलते कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं है। तो यहाँ भी ये लगा जरूर है, लेकिन उतना बढ़िया इसका इंटरेक्शन नहीं है। थोड़ा सा रोल है, ज्यादा रोल नहीं है। तो इसलिए ये जो ज्योमेट्री है नियरली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल की तरह ही बिहेव करती है। समझ में आ रहा है? जुड़ा जरूर है ये, लेकिन ये बहुत, जैसे ये लोग स्ट्रॉन्ग, ध्यान सुनो, जैसे ये स्ट्रांगली जुड़ा है, ये स्ट्रांगली जुड़ा है, ये स्ट्रांगली जुड़ा है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत लॉन्गर होती है। समझो इस बात को, इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत लॉन्गर होती है। इसका मतलब ये दिख भले रहा है, लेकिन जितना इसका प्रभाव है, इसका प्रभाव है, इसका है, इसका उसका इतना प्रभाव नहीं है। इसका माइनर रोल होगा, बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, राइट। अब रिड्यूस फॉर्म कॉपर 2+, ऑक्सीडाइज फॉर्म कॉपर +1, सेम वही। देखो रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज पहले लिखते थे, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा और रिड्यूस फॉर्म क्या होगा? देखो
कॉपर 2+, कॉपर प्लस, ये क्या है D9, D9 होगा तो क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक, राइट। ये क्या है D10, ये क्या होगा डायामैग्नेटिक, वही जो पिछला हमने पढ़ा था, ठीक। ये क्या होगा कलर्ड, क्यों होता है कलर्ड, ड्यू टू LMCT, कहां से, कल मैंने बोला था, याद रखो सिस्टीन के सल्फर से करना कॉपर 2+ में। इधर देखो पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये होता है कलरलेस, DD ट्रांजिशन होता नहीं, LMCT है नहीं, कलरलेस DD ट्रांजिशन नहीं है, LMCT भी नहीं है यहां पर। और जो यहां कलर आता है ना इंटेंस कलर आता है, क्या लिखोगे इंटेंस कलर, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखता भी है। इंटेंसिटी किससे मेजर करते हो आप, हाइट से मेजर करते हो ना, ठीक है। हाँ वही मतलब है कि ऑक्सीजन का कॉपर से इंटरेक्शन कम है, ठीक है, थोड़ा बहुत रोल है, ज्यादा रोल नहीं है। देखो इधर, तो ये कलर्ड आएगा, ये हमारा क्या हो गया कलरलेस। इधर देखो जरा, हमेशा ध्यान रखना जो LMCT में जो लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहा है वो सिस्टीन वाला है, वो मिथियोनिन का सल्फर नहीं है। देखो दो सल्फर हमारे पास है, एक मिथियोनिन का सल्फर है, एक सिस्टीन का, लेकिन पार्टिसिपेट कौन कर रहा है सिस्टीन, क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। मिथियोनिन न्यूट्रल होता है, मिथियोनिन का जो सल्फर है उससे लगा होता है मिथाइल ग्रुप, वो न्यूट्रल है। सिस्टीन जो होता है वो थायोलेट की फॉर्म में होता है, तो एक के पास नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेगा, नेगेटिव वाला करेगा। इसलिए भूलना मत इसे, यहां मिथियोनिन लिखा रहे तो जान लेना गलत है, वो सिस्टीन का सल्फर जो है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिस्टम बेहतर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कंपेरिजन टू न्यूट्रली या न्यूट्रल सल्फर के, इसलिए गलती मत करना वहां, ठीक है। ये कलर, और याद रखो कैसा कलर आएगा, इंटेंस ब्लू कलर आता है, नॉर्मल कॉपर 2+ की तरह कलर नहीं आता। जैसे आप कॉपर सल्फेट देखते हो ना तो उतना डार्क कलर नहीं होता है, लेकिन जो इसमें कलर आता है वो इंटेंस ब्लू आता है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल कॉपर 2+ में जो कलर आता है वो आता है DD ट्रांजिशन की वजह से, और यहाँ जो कलर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, वो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी देखोगे, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, देखो इधर, अगर आप कॉपर 2+ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओगे ना, यहाँ लेमडा मैक्स लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप मोलर एब्जॉर्बेंस, ऐसे, तो आपको अगर ध्यान सुनो मेरी बात, अगर आपको कॉपर 2+ देखोगे तो हो सकता है उसकी पीक ऐसी आए, ये किसकी है Cu2+ एक्वस, लेकिन जो आप प्लास्टोसाइनिन में देखोगे ना कॉपर 2+, उसकी पीक आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, उसकी पीक आपको ऐसे दिखाई देगी, ये इतनी इंटेंसिटी की। ये किसके लिए है, ये प्लास्टोसाइनिन के लिए है। ज्यादा इंटेंस का मतलब डार्क कलर या इंटेंस कलर, जितना मोलर एब्जॉर्बेंस होता है इंटेंस कलर उतना ज्यादा आएगा, ये लेस इंटेंस कलर, ठीक है। तो ये लाइट ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, क्यों, क्योंकि मोलर एब्जॉर्बेंस यहाँ पे क्या है ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ होता है DD ट्रांजिशन और यहाँ होता है LMCT। तो कभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना दे तो गलती मत करना, अब इसे भी पहचान लोगे, पूछ ले इनमें से कि A और B में से A किसके लिए है, B किसके लिए है। तो मोर इंटेंस वाला किसके लिए है, जहां पर चार्ज ट्रांसफर है, लेस इंटेंस वाला किसके लिए है, जहां पर DD ट्रांजिशन है। तो पहला वाला किसके लिए है, ये है प्लास्टोसाइनिन के लिए, और ये है Cu2+ एक्वस के लिए, समझ गए, या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले सिस्टम के लिए, ऑक्टाहेड्रल वाले सिस्टम के लिए, ठीक। चलो इधर आते हैं, अब EPR देखो, ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो पहला वाला जो होगा क्या होगा, वो जो यहां पर ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म, इधर रिड्यूस फॉर्म, ये पहला वाला क्या होगा EPR एक्टिव, ये क्या होगा EPR इनएक्टिव। यहां भी वही EPR एक्टिव है तो G पैरेलल परपेंडिकुलर, G पैरेलल इज ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर, यहां ऐसा कुछ होना नहीं है, ये ध्यान रखना। और यहां भी जो लाइंस होंगी पैरेलल वाली लाइंस, ये किसमें स्प्लिट होंगी, स्प्लिटेड इनटू G पैरेलल वाली 4 हाइपर फाइन लाइंस, हाइपर फाइन लाइंस, क्यों, ड्यू टू कॉपर 2+, ड्यू टू Cu,
Cu के लिए I वैल्यू कितनी होती है 3/2, तो G पैरेलल यहाँ भी ऐसे 4 में स्प्लिट दिखाई देगा आपको, ठीक है, ऐसे 4 हो गया, उसके बाद एक यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, तो ऐसा स्पेक्ट्रम में आपको दिखेगा, ये 4 लाइन आपको, ये हो गया G परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका G पैरेलल की वजह से ये लोग स्प्लिट है, और यहाँ ये पैरेलल वैल्यू, ठीक है, इधर मतलब यहां भी G पैरेलल परपेंडिकुलर से ज्यादा है, इसका मतलब यहां भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कौन सी ऑर्बिटल में होगा, वो यहां भी अनपेयर्ड, यहां भी अगर आप ऑर्बिट को स्प्लिट करोगे ना इसकी ऑर्बिटल को, तो ऐसे आएगा, देखो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी की बात मैं कर रहा हूं, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, ठीक है, इसको मैं पहले बता चुका हूं, dz स्क्वायर dxy dxz dyz, मैं फिर से कह रहा हूं, ये टीबीपी मत समझ लेना पूरा, मैं वो बोला हूं कि ये नियरली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, उसका थोड़ा सा रोल है बस, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, ठीक है। आइसोट्रोपिक क्यों बोलोगे बेटा, आइसोट्रोपिक तो तब बोलोगे ना टर्म जब वो ईएसआर शो करेगा, ईएसआर शो करेगा तब आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक की बात आएगी, ईएसआर शो ही नहीं कर रहा है, तो क्या आइसोट्रोपिक क्या एनाइसोट्रोपिक, जब शो करे तब बोलो ना, शो ही नहीं कर रहा तो क्या बोलोगे, आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी की बात करोगे जब एक्टिव होगा, एक्टिव है ही नहीं वो, राइट, कर लो जल्दी से, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो उस वाले से थोड़ा सा जो है देखो, इसमें जो ई नॉट की वैल्यू ध्यान सुनो, फॉर एजुरिन, इसमें आपको दिख रहा है ना कि वही लिगेंड तो है, एक ही लिगेंड है जो थोड़ा चेंज है, क्या है वो ऑक्सीजन वाला, वो भी बहुत दूर है, तो उसका इफेक्ट भी अगर पड़ेगा तो माइनर पड़ेगा, तो अगर मैं लिखूं कि यहां पर Cu2 प्लस एक्वस है प्लस इलेक्ट्रॉन Cu प्लस एक्वस है, तो यहां मैं बोल सकता हूं ना कि ई नॉट जो है वो था प्लस 0.153 वोल्ट, और Cu2 प्लस एजुरिन में, Cu2 प्लस एजुरिन में प्लस इलेक्ट्रॉन Cu प्लस एजुरिन ई नॉट, इससे ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए, बताओ ऊपर वाले को देख के, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, इससे वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए कम, पीछे लिगेंड देखो ना क्या क्या लोग लगे हैं इसमें, इधर देखो कौन कौन से लिगेंड लगे थे, सिस्टीन था, छोड़ो याद है, मैं सिस्टीन था, थायोलेट था, इमिडाजोल था, वो लोग किसको फेवर कर, कुछ भी क्या पढ़ रहे हो, मतलब कहां दिमाग लगा रहे हो, इमिडाजोल किसको फेवर करता है +1 को, मिथियोनिन किसको फेवर करता है +1 को, सिस्टीन ही तो जो है +2 को फेवर करेगा, थायोलेट वाला, बाकी लोग तो +1 को ही फेवर कर रहे हैं, अगर मान लो आप जो जीएलयू वाला है उसको भी अगर मान लोगे आप, तो भी तो उस केस में भी अगर उसको आप मान भी लेते हो, तब भी तो +1 को फेवर करने वाले 3 लोग हैं, 2 इमिडाजोल है और एक क्या है हमारे पास मिथियोनिन, +2 को फेवर करने वाले कितने लोग हैं हमारे पास, एक जो है सिस्टीन वाला मान सकते हो, एक ग्लूको मान सकते हो, ऑक्सीजन डोनर है वहां पे, राइट, तब और इसमें तो सारे सारे ऑक्सीजन है ना, सारे सारे वाटर इसमें, इसकी वैल्यू से ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा पॉजिटिव आएगी, तो आती है लगभग +0.260 वोल्ट, कहने का मतलब है नियरली 260 मिली वोल्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो बेटा, खुद पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर देख के कुछ ऐसे कर लो, 2-3 कर लो, ठीक है, खैर ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होता है, लेकिन जो लिखो है 230 मिलीवोल्ट, स्लाइटली ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर ज्यादा है, ठीक है, स्लाइटली ज्यादा, क्यों ज्यादा है खुद से समझो ना, स्ट्रक्चर देख लो, ये थोड़ा सा उतना कहां डिलोकलाइज्ड होगा इसमें, ये सिस्टम जो है 5 कोऑर्डिनेशन है, इसमें उतना बढ़िया डिलोकलाइजेशन नहीं है जितना पहले था, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा है बस, ज्यादा ज्यादा नहीं है, खुद से सोचो, देखो
एक बात बताओ, क्या दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है? रिया ध्यान से सुनो, क्या दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है? नहीं। ये तो बोल सकते हो ना कि एक हमारा लिगेंड जो है भले वो दूर लगा है लेकिन कुछ ना कुछ तो फर्क डालेगा। अगर कुछ ना कुछ फर्क डालेगा तो क्या जैसी ज्योमेट्री पहले वाले में थी वैसी ज्योमेट्री यहाँ पे भी रहेगी? नहीं। तो उतना बेहतर डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, उतना बढ़िया इंटरेक्शन नहीं होगा यहाँ पे ऑर्बिटल का, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर डिलोकलाइज हो जाए। और अगर प्रॉपर डिलोकलाइज नहीं होगा तो वैल्यू थोड़ी सी कम तो आएगी ही, सॉरी थोड़ी सी ज्यादा तो आएगी ही, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। वही तो बोल रहा हूं, ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां उतना बढ़िया डिलोकलाइजेशन नहीं है। अरे क्योंकि ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, या फिर ऑक्सीजन भी आ गया, तो ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन तो करेगा ना, या वो ज्योमेट्री को नहीं करेगा जो पहली ज्योमेट्री थी किसमें, प्लास्टोसाइनिन में। तो ये ज्योमेट्री डिफरेंट थी कि नहीं उससे? तो इस ज्योमेट्री में उतना बढ़िया डिलोकलाइजेशन नहीं है जितना पहले वाले में था। तो अगर डिलोकलाइजेशन कम होगा तो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा तो आएगी, तो थोड़ी सी वही ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है, इसलिए मैंने गैप को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। समझ गए? अब आराम से सोच लो, बताओ फिर बताना। रिया बताओ, ये समझ में आया? वो 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये 5 कोऑर्डिनेट है। ये उतना बेहतर ज्योमेट्री नहीं है जितना पहले वाला था। तो यहाँ वो अगला लिगेंड आएगा तो डिस्टॉर्शन तो कुछ ना कुछ करेगा ही ना इसके लिगेंड में। खुद से सोचो आपकी, क्या जो पांचवा लिगेंड आएगा, क्या जो लिगेंड पहले से लगे थे उनकी पोजीशन में डिस्टॉर्शन करेगा कि नहीं? अगर डिस्टॉर्शन करेगा, थोड़ा ही मान लो डिस्टॉर्शन करता है, भले दूर है वो, लेकिन वो लगा तो इन्हीं के साथ ही है। अगर थोड़ा भी डिस्टॉर्शन करेगा तो क्या उतना बेहतर डिलोकलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बेटा, थोड़ा सा ही चेंज आता है, ठीक है? एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आया था, एक्चुअली लैपटॉप में है, क्वेश्चन आया था आपकी, पूछा गया था कि जो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले रुक जाओ, अभी क्वेश्चन करना एग्जाम का, पहले सुन लो। ये समझ में आया कि एजुरिन में जो वैल्यू है वो इतनी आती है, किससे ज्यादा आएगी? नॉर्मल कॉपर 2+ से ज्यादा आती है, जो एक्वस मीडियम में कॉपर। ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, नहीं बीच में छूट जाएगा ये समझ में आया? एक चीज देखो, लेकिन जो प्लास्टोसाइनिन में वैल्यू थी, याद रखो, देखो E0Cu2+Cu+ प्लास्टोसाइनिन, ये हमने लिखा था नियरली कितनी थी ये प्लास्टोसाइनिन में? हमने लिखा था लगभग 360 मिलीवोल्ट। और ये एजुरिन में कितना है? बस याद रखना, दोनों में कॉपर एक्वस नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉपर है, ठीक है? नॉर्मल कॉपर का मतलब एक्वस मीडियम में कॉपर। दोनों में वैल्यू जो है नॉर्मल कॉपर से ज्यादा आती है, क्योंकि लिगैंड की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक? यहां समझो, इसमें क्या है वैल्यू, हमने बताया नियरली जो है 230 मिलीवोल्ट। हालांकि थोड़ा वेरी करता है, क्योंकि एजुरिन अलग अलग बैक्टीरिया में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है? मतलब अगर बैक्टीरिया दूसरा लोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत वैल्यूज आपको, प्रोटीन स्ट्रक्चर जरूरी थोड़ी सबका आइडेंटिकल हो, मान लो लिगैंड तो आपके ठीक है, लेकिन जो सराउंडिंग प्रोटीन है उसमें सीक्वेंस थोड़ा चेंज भी हो सकता है। भाई अमाइनो एसिड्स का अगर सीक्वेंस बदलेगा तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी तो चेंज होगी, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन देखो यहां से क्या लग रहा है कि प्लास्टोसाइनिन का ज्यादा है, एजुरिन का कम है। क्यों ऐसा हो रहा होगा बता सकते हो आप? दोनों का वाटर से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं प्लास्टोसाइनिन एजुरिन में कंपेयर करो तो प्लास्टोसाइनिन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा आता है, एजुरिन का क्या आता है? कम। बता सकते हो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एजुरिन में क्या लगा है? ऑक्सीजन डोनर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन डोनर है ना, ग्लू वाला, देखो है कि नहीं? सॉरी, ऑक्सीजन डोनर लगा ना, देखो इधर, कहां गया? इसको सॉरी GLY कर लेना, ठीक है? ग्लू नहीं है, GLY, राइट? इसको GLY कर लेना। देखो तो यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा है कि नहीं? और ऑक्सीजन किसको फेवर करता है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अगर आप कंपेयर करोगे प्लास्टोसाइनिन में, जहां पर ये नहीं था, ये लोग थे, तो इसमें देखो +1 को फेवर करने वाले 1 2 3, +2 को फेवर करने वाला सिर्फ एक था, इसलिए +2 से +1 में जाने की टेंडेंसी क्या थी? ज्यादा। इसमें क्या है, आपने एक एक्स्ट्रा लगा दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसको फेवर करता है? +2 को। तो अब प्लास्टोसाइनिन के कंपैरिजन में +2 से +1 में जाने की टेंडेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी। किसमें? एजुरिन में। तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू आपकी क्या आएगी? कम आएगी। इसीलिए यहां पर वैल्यू क्या है? कहां गया? इसलिए आपकी वैल्यू क्या है? यहां पर कम है, ठीक है? देखो यहां थोड़ी सी कम है इसमें,
और फिर देख लो यहाँ पर ज्योमेट्री उतनी बेहतर नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ भाग रहा है, इसलिए उतना बेहतर नहीं करेगा ये, या उतना ज्यादा टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि कॉपर 2++1 किस ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हैं, किसमें ज्यादा फेवरेबल रहते हैं लोग, ये लोग स्क्वायर प्लेनेट टेट्राहेड्रल, यहाँ थोड़ा 5 हो गया, इससे भी बोल सकते हो, या सिंपल बोल दो कि यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर भी है, तो ऑक्सीजन डोनर +2 को फेवर करेगा, तो +1 में जाने की टेंडेंसी को कम कर देगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है +2 से +1 में जाने की टेंडेंसी कम है, यहाँ टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। बोल सकते हैं ना कि जो GLY का ऑक्सीजन है वो ऐसा कर रहा होगा, उसका रोल होगा इसमें भाई, क्योंकि हाई ऑक्सीजन, अगर आप नेगेटिवली चार्ज सिस्टम लेते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम लेते हो तो +2 को फेवर करेगा ना वो, तो +2 से +1 में जाने की टेंडेंसी को कम कर देगा। तो जो एक्सियल डोनर था ना ऑक्सीजन, उसकी वजह से ये है। बताओ समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया, सारे लोग को? क्वेश्चन देखो क्या क्या आता है इसमें, क्वेश्चन देखता हूं मैं, अगर मेरे पास एक भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, बाकी अभी थोड़ा क्वेश्चन डेप्थ में जाने लगा है, ठीक है। प्लास्टोसाइन में पहली चीज पूछता है आपसे, एक्टिव पूछ लेगा, इनएक्टिव पूछ लेगा, राइट। एक मिनट देखता हूं मैं, ठीक है, अगर होगा मेरे पास तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि, क्या देखता हूं मैं, तो अभी नहीं है, ठीक है, मेरे पास मैं लैपटॉप में होगा तो मैं कल करवा दूंगा आपको, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छा आता है इससे। तो एक क्वेश्चन तो देखो मैं बताता हूँ, खैर मुझे क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म में कैसा है, वो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, रिड्यूस फॉर्म हो, प्लास्टो, मेनली क्वेश्चन प्लास्टोसाइनिन पे आता है। बाकी जो एजुरिन है इसमें, अभी उन्होंने एजुरिन में सिर्फ पूछा है, क्या एजुरिन में सिर्फ पूछा है कि काम क्या करता है, तो काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ब्लू कॉपर प्रोटीन है, बैक्टीरिया में पाया कहाँ जाता है, बैक्टीरिया में। मेनली पूछता है प्लास्टोसाइनिन पे, लेकिन मैंने आपको एजुरिन भी पढ़ा दिया है। फिर पूछता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, कि अगर एक्वस मीडियम हमारे पास, जैसे मेरा TFR में क्वेश्चन था, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी, वो मैंने आपको समझा दिया कि ज्यादा आती है, लेकिन ज्यादा भी आती है और क्यों आती है वो भी समझा दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट क्यों होता है वो मैं आपको समझा दिया। EPR स्पेक्ट्रम मैंने वो आपको समझा दिया। तो इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें कुछ भी। कलर क्यों आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक चीज, पता नहीं आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं, मैं आपको सवाल देता हूं, करके आप पता करके आना, मुझे बताना। पता नहीं आप नोटिस कर रहे हो कि नहीं, मैं जहां जहां लिख रहा हूं, इधर देखो, मैं सिस्टीन को हमेशा यहीं लिख रहा हूं, देखो हिस्टीडीन को यहां लिख रहा हूं, सिस्टीन को इक्वेटोरियल में लिख रहा हूं, मतलब ऐसे 1 2 3 इसमें भी। और आप अगर वो वाला देखो प्लास्टोसाइनिन का, तो वहां भी मैंने ऐसे लिखा है, इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसे लिखा, सिस्टीन, फिर यहाँ इमिडाजोल, फिर यहाँ इमिडाजोल, फिर इधर मिथियोनिन। तो आपका ये काम, आप मुझे बताना सिस्टीन यहाँ क्यों रखा गया है, सिस्टीन को मैं यहाँ क्यों नहीं रख दिया। आप सर्च करके आना कि सिस्टीन को हमने यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों नहीं रखा। मिथियोनिन को यहाँ कर देते, मतलब 3 लोग को ऐसे प्लेन में कर देते, सिस्टीन को ऊपर कर देते। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सिस्टीन को मैं यहाँ क्यों नहीं ले गया, या प्लास्टोसाइनिन में जो हम लोग इसको हटा के ये लोग बनाते थे कि 3 लोग इक्वेटोरियल में, एक यहाँ पर है, सिस्टीन को यहाँ क्यों नहीं कर दिया, यहाँ क्यों करते हैं। आप सर्च करना, ढूंढना, मुझे बताना कि इसका रीजन क्या है, ठीक है, समझ गए। कुछ भी बिकॉज ऑफ लेस रिपल्सन, चलो ठीक है, एक हाँ बता सकते हो, लेस रिपल्सन। और कोई रीजन? सबसे बढ़िया यही है ना, हालांकि ये बात सही भी है, ज्यादातर केसेस में रिपल्सन फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर मान लो इसको मैं यहां से उठा के यहां कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं सिस्टीन को यहां से उठा के यहां कर दूं तो आपको कुछ लगता है चेंज आएगा? और ये कैसे पता किया गया कि नहीं सिस्टीन वहीं पे है? चलो ठीक है, रिपल्सन है मान लिए, आप बोलो रिपल्सन की वजह से, ये पता कैसे चला हमें कि सिस्टीन यहीं पे है? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना। अरे मिथियोनिन के पास भी लिगेंड होता है, ऐसा मत समझो कि मिथियोनिन छोटा थोड़ी है। मिथियोनिन भी, मिथियोनिन के पास तो मिथाइल भी लगा होता है, सिस्टीन के पास तो मिथाइल भी नहीं है। तो सिर्फ रिपल्सन बोलना ठीक नहीं है, ठीक है।
पढ़ना, ढूंढना कि अगर मान लो मैं इसको यहां से उठा के यहां लगा दूं तो क्या हो जाएगा, कैसे पता चला कि ये यहीं पे है, मतलब मिथियोनिन यहाँ है, ये यहाँ पे है, ठीक है। और अगर सिस्टीन को उठा के मैं यहां लगा दूं तो क्या हो जाएगा, फिर ढूंढना पढ़ना अगर आएगा तो बताना जरूर, ठीक है। नहीं भी आएगा तब भी ढूंढते रहना आप जब तक आपको ना मिल जाए, मैं नहीं बताऊंगा इसे, ठीक है। इसे आप सर्च करना, खुद सर्च करोगे थोड़ा आपको ध्यान, तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है इस टॉपिक के बारे में कितना आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। खैर मैंने यहाँ कई सारी चीजें छोड़ी हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, लेकिन इतनी चीजें आपके लिए इनफ है। फिर भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि देखो वैल्यूज कैसे घटती हैं बढ़ती, लेकिन फिर भी बता दो इसमें और भी चीजें पढ़ी जा सकती हैं, और मैं और भी चीजें आपको बताता, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि समझ में आया नहीं आया, आप लोग शांत हो जाते हो। जब शांत हो जाते हो ना, मुझे लगता है अरे छोड़ो ठीक है, जाने दो, चलने दो जो चल रहा है, ऐसे क्या जरूरत इतना ज्यादा बताने की, ठीक है। तो जब आप नहीं बोलते हो ना, इसका मतलब सिंपल जान लो कि मैं वहां स्किप कर रहा हूँ चीजें। फिर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो। तो हम लोग अभी मोबाइल में नहीं है भैया, लैपटॉप में है, उसको कल करवा दूंगा मैं, ठीक है, क्या परेशान हो। वैसे पता है, आप जो पढ़े हो ना, आप इसको देख के सीएसआर नेट का सारा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक ज्योमेट्री पूछता है, डिस्टॉर्टेड है, टेफर का क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, ए पैरेलल परपेंडिकुलर के बारे में, ए पैरेलल के बारे में बता ही दिया, कंपेयर करोगे तो कहां ज्यादा आएगा कहां कम आएगा, तो सब कुछ तो मैंने आपको समझा दिया है, इसी पे तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। खैर हम कल कर लेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। और आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस, या ऐसे बोल सकते हो कि एसिड हाइड्रोलिसिस डिसोसिएटिव होती है एसोसिएटिव होती है, वो हम जानेंगे कल, मैं इसका क्वेश्चन करवा दूंगा। चलो ठीक है, टेक केयर। और देखो एक चीज समझो, ए पैरेलल जो है ना, ध्यान सुनो मेरी बात, ए पैरेलल मैंने आपको डीलोकलाइजेशन से समझाया, बट ये ए पैरेलल इतना आसान नहीं है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं। मैं आपको यहाँ ए पैरेलल के बारे में ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सार अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके लिए आपको पहले बेसिस क्लियर होना चाहिए ठीक से, तो मैंने आपको डीलोकलाइजेशन से समझा दिया है। बट ये समझो कि जो ए पैरेलल है, जो जी पैरेलल है, उसके उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं जब ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर उसके बारे में। तो अभी बस इतना जानो कि हाँ डीलोकलाइजेशन से चेंज होता है ये, ठीक है, समझ गए ना। हाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ाऊंगा तो आप पूरा ए पैरेलल के बारे में अच्छे से पूछना मुझसे, अभी बस इतना ध्यान, क्योंकि देखो बेटा वो इतना आसान नहीं है न्यूक्लियर हाइपरफाइन इंटरेक्शन को समझाना, राइट, वो टेंसर प्रॉपर्टी है, वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन अच्छा इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत कठिन है, लेकिन हाँ फिर भी उसके लिए आपको बेसिक्स बहुत ठीक से क्लियर होने चाहिए, राइट, ठीक है ना। तो इसलिए अभी यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ डीलोकलाइजेशन से समझाने की कोशिश की है, देखो ऐसा हुआ है, बाकी उसमें और भी बहुत सारी चीजें, ये मत समझना कि बस सिर्फ डीलोकलाइजेशन देख के पैरेलल बता सकते नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे आप समझ गए वो कि डीलोकलाइजेशन से समझाया जा सकता है उसको, नो डाउट डीलोकलाइजेशन से न्यूक्लियर हाइपरफाइन इंटरेक्शन की वैल्यू कम तो हो ही जाएगी, वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, बाकी और भी चीजें हैं। मेरा मतलब है ए पैरेलल के बारे में और भी चीजें हमें जाननी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। मोहम्मद गुफरान अभी आपको बता दूंगा भैया, डोंट वरी, ठीक है। अभी आपको कमेंट में मैं आपको कर दूंगा, आप कमेंट में कुछ भी लिख देना, मतलब क्लास के बाद जो ऑफलाइन में कमेंट करते हो, हेलो हाय कुछ भी लिख देना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहां पे, ठीक है, राइट, ठीक है। चलो फिर हम लोग शाम को मिलते हैं, ध्यान रखो अपना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टोसाइनिन से नहीं तो क्वेश्चन आएगा ना, तो होगा नहीं। चलो ठीक है, ध्यान रखो, होपफुली कर लोगे आप, पढ़ना जरूर, लेकिन टेक केयर।